क्या मैसेज सुन लेते हैं वॉइस तो क्या कहता है करें Assalamu alaikum again, everyone. Hope you're doing great. Yesterday we discussed the exam format somehow. If you talk about the BWCS, business writing and comprehension skills, in business writing and comprehension skills, as it is mentioned in the title of the book, you're supposed to learn how to write in a formal way, right? How to understand the things in a formal way. So you'll have exam of total 200 marks or 100 marks? 100 marks. And what will be the time allocated to you? 2 hours. 2 hours. And how many questions you are supposed to solve? 4. 4 questions. Do you have any idea why, how the format of BWCS or how the exam of BWCS is different from other subjects at PRC level? Or sometimes we used to say that BWCS is a bit difficult if we compare with other subjects. What's the reason behind? Any idea? ठीक है, डू एग्री। कुछ तो चीजें ये हैं कि आप रट्टा लगा के BWCS पास नहीं कर सकते हैं। स्टेटमेंट्स लाजमी नहीं है कि आपके पास एग्जाम में अनसीन आती हैं, लाजमी नहीं है सीन है, मिक्स चीजें आ जाती है। समटाइम्स ऐसे होते हैं जो स्टेटमेंट आपने पढ़ी हुई ऑलरेडी प्रैक्टिस की है उसमें ही स्लाइड सा चेंज हो जाता है, और अगर आपने रट्टा लगाया हुआ है तो आप उस स्लाइड जो चेंज होगा उसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, और अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप एडजस्टमेंट कर लेंगे। उसके अलावा इस पेपर में हमें टाइप करना पड़ता है, बाकी हमें एमसीक्यूज आते हैं, इसलिए यस, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। पीआरसी लेवल के जो आपके बाकी 4 सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपने क्या करना है, आपके पास एमसीक्यूज आने हैं, 50 एमसीक्यूज हैं, और वही आपने 1 घंटे में एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, करेक्ट आंसर टिक करना है, एंड दैट्स इट। बट इफ वी कंपेयर BWCS तो इसमें क्या है, यहाँ पर आपने वहां पर आपने 1 घंटे में 50 एमसीक्यूज करने हैं, या 2 घंटे में, 2 घंटे में 50 एमसीक्यूज करने हैं 100 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स फॉर ईच। यहाँ पर आपके पास टाइम वही 2 घंटे हैं, बट आपने क्या करना है, उस टाइम में आपने 20 तो एमसीक्यू सॉल्व कर लेने हैं, 10 एमसीक्यूज आपके वो कैब के आगे वोकैबुलरी में, जहां पर आपके पास सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम्स और फ्रेजेस आ जाती हैं। 10 एमसीक्यूज यहाँ से आ जाएंगे, 10 एमसीक्यूज आपके कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के आ जाएंगे। गॉट इट? तो 20 तो हमारे पास एमसीक्यूज हो गए। बाकी वहां पर जो 30 एमसीक्यूज हैं उसकी रिप्लेसमेंट में आपने क्या करना है, इट इज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। आप हैंड रिटन फॉर्म में एग्जाम नहीं करते हैं, टाइप करते हैं। चूंकि आप जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, अभी तक आप सीबी एग्जाम में नहीं बैठे हैं, इससे पहले आप फिजिकल एग्जाम देते रहते हैं जहाँ हैंड रिटन फॉर्म में आपके रिस्पॉन्स, आपके आंसर्स जाते हैं। तो आप इतने साल से उस एक पैटर्न के जब यूज टू होते हैं, वहां से फिर आप शिफ्ट होते हैं टाइपिंग बेस पे, तो भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। अब 20 एमसीक्यूज के साथ आपको एक लेटर या आपको एक मेमो टाइप करना है, और वो भी टाइप करना है अकॉर्डिंग टू द एक्यूरेट फॉर्मेट जो भी आपको सिखाया जाएगा। स्टेटमेंट कुछ भी हो सकती है, स्टेटमेंट अगर आपने पढ़ी हुई है तो आपके लिए थोड़ा सा
आसान हो जाता है काम। और अगर आपने नहीं पढ़ी हुई है तो फिर आपको थोड़ा सा और टाइम चाहिए होगा उस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, फिर उसका फॉर्मेट डिसाइड करने के लिए। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप माइंड मैपिंग रिक्वायर्ड होती है। जैसे कोई भी स्टेटमेंट दे दी गई है, आप अपना इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ और कंक्लूजन तो आपका समझ आ ही जाएगा। इंट्रोडक्शन में आपने क्वेश्चन स्टेटमेंट को ही थोड़ा सा मोल्ड करके लिखना होता है कि पर्पस ऑफ राइटिंग दिस लेटर इज, तो जो भी आपका पर्पस होता है आपने वही लिखना है, कंक्लूजन भी। लेकिन जो मेन बॉडी होती है, जो मेन पैराग्राफ होता है, वो हमेशा आपने डिवेलप करना होता है, खुद एक स्टोरी क्रिएट करना होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक स्टेटमेंट दे दी गई है, लाइक बहुत इजी कर लेते हैं, राइट अ लेटर टू द यू एंड योर ग्रैंडफादर, हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स ने। विजिट अ हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट मिसबिहेव्ड यू, राइट अ लेटर टू द सीईओ ऑफ द हॉस्पिटल एंड कंप्लेंट लेटर आपको लिखना है इनफैक्ट। अब इसमें आपको ये तो पता है कि आप अपने ग्रैंडफादर के साथ विजिट करते हैं और मैनेजमेंट आपके साथ मिसबिहेव करती है, ठीक है, आप अपने पर्पस में लिख दोगे। हमें ये भी समझ आ रही है कि कंक्लूजन में हम फिर क्या लिख देंगे कि इस तरह का इंसिडेंट फ्यूचर में नहीं होना चाहिए, या हॉस्पिटल से हम इस तरह के बिहेवियर जो है वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, या फिर आप अपनी मैनेजमेंट को ज्यादा मजीद ट्रेनिंग्स दें, या फिर उनको फाइन करें, या उनको रिप्लेस करें, या वो फिर हमसे फॉर्मल अपॉलॉजी कर ले, कुछ भी हम कह सकते हैं। लेकिन थोड़ा हमें समझ आ रही है कि उसमें भी हम क्या कह सकते हैं। बट जो मेन पैराग्राफ होता है उसके लिए यू नीड टाइम टू थिंक, टू क्रिएट द स्टोरी। आपने वो स्टोरी डेवलप करनी है कि अगर मिसबिहेवियर हुआ तो कैसे हुआ, आप किस टाइम पे गए, जाने का पर्पस क्या था। उन्होंने आपको बता दिया यू एंड योर ग्रैंडफादर विजिटेड, तो बीमार कौन था, क्या बीमारी थी, किसको थी, क्या इशू था, किस डॉक्टर से मिलना था, किसने मिसबिहेव किया, किस तरह से किया, किस अल्फाज में किया, वो कोई डॉक्टर था, कोई नर्स थी, कोई रिसेप्शन पे पर्सन था, आपसे बदतमीजी की है, या आपको लॉन्ग आवर्स वेट करना पड़ा है, या आपको अकोमोडेट नहीं किया गया, आपको असिस्ट नहीं किया गया, वट एवर जो भी है, आपको एक स्टोरी डेवलप करनी है और उसके लिए यू नीड टाइम टू थिंक अबाउट दैट। गेटिंग माई पॉइंट। उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरा क्वेश्चन जो आप टाइप करेंगे, दैट इज योर प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग का क्वेश्चन, ये वाला जो भी हमने डिस्कस किया, ये आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम चले जाते हैं प्रेसी राइटिंग के क्वेश्चन पे। प्रेसी राइटिंग का क्वेश्चन आपका लाइक फॉर एग्जाम्पल 500 वर्ड्स का आपके पास कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आ गया है। 500 वर्ड्स में से आपने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर 100 वर्ड्स में एक पैराग्राफ बनाना है और उसको अपनी वर्डिंग में लिखना है, तो डेफिनेटली डेफिनेटली यू नीड हेल ऑफ टाइम फॉर दैट। आप उस पूरे को पढ़ेंगे, पूरे को अंडरस्टैंड करेंगे, और फिर अपनी वर्डिंग में लिखने से मुराद है कि आप एग्जैक्ट सिनोनिम्स, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं लिख सकते हैं, आप उसके सिनोनिम्स लिख रहे हैं, आप मेन वर्ब्स चेंज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जो उसमें चेंजिंग्स करेंगे कि वो कॉपी पेस्ट ना लगे। सो अगेन यू नीड टाइम फॉर इट। थर्ड पे हम चले जाते हैं। अब आपका आ जाता है 30 मार्क्स का क्वेश्चन। 30 मार्क्स का क्वेश्चन कौन सा है बेटा, आप क्या देख रहे हो? अच्छा, ये तो अच्छी बात है। जब आपका टीचर के साथ आई कांटेक्ट नहीं होगा तो पता नहीं आप लोगों को फील होता है या नहीं होता, मुझे ऐसे लगता है कि शायद आपको समझ नहीं आ रही है। सो जब टीचर पढ़ा रहा है, ट्राई टू हैव द आई कांटेक्ट विद द टीचर। उससे क्या होता है, एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है कि इट्स लाइक अ मंकी, ऐसा ही है। तो इसको कहीं ना कहीं चलना है। अगर आप यहाँ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे तो वो कहीं और कॉन्सेंट्रेट करना शुरू हो जाता है, कहीं और चलना शुरू हो जाएगा। होता है नहीं होता? हाँ, होता है नहीं होता? तो मान जाओ ना। सो ट्राई टू हैव आई कांटेक्ट विद द टीचर व्हेन वी आर डिस्कसिंग समथिंग। यहाँ तक हमने बात कर ली है। लास्ट हम कह रहे हैं कि हमारा एक 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगेन आपको टाइप करना है उसमें। पहले तो जैसे हमने डिस्कस किया था, आपके पास दो कैटेगरीज आ जाती हैं एसेस की, फिश बोन आ जाती है और एफिनिटी आ जाती है। अगर फिश बोन आ जाती है तब आपको 7 पॉइंट्स लिखने हैं, एफिनिटी आ जाती है तो 10 पॉइंट्स लिखने हैं। ये ऐसे के पार्ट ए के लिए है जिसके 10 मार्क्स होते हैं। अब अगर आप ये वाला जो पार्ट है वो सोच समझ के नहीं करते हैं,
लाइक फिश बोन में हमारा पर्पस है टू राइट द कॉजेज एंड इफेक्ट्स। कोई भी सोशल इशू है, हमने इसकी वजूहात बतानी है और हमने ये बताना है कि इसके असरात क्या है। बट एक और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एक जो कॉज है, कॉज नंबर वन, और जो इफेक्ट नंबर वन है, वो एक दूसरे से रिलेट करने चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? लाइक हम कहते हैं चाइल्ड लेबर इन पाकिस्तान, कॉजेज में से हम कह लेते हैं हेल्थ इश्यूज, इफेक्ट में हम कह लेते हैं पेरेंट्स फोर्स देयर चिल्ड्रन टू डू द वर्क। अब हम एक जेनेरिक बात करें, ओवरऑल बात करें, कहीं पे किसी बच्चे के हेल्थ इश्यूज आते हैं, वो इंडिविजुअलाइज केसेस होते हैं, हम ओवरऑल बात करें तो क्या ओवरऑल हेल्थ इश्यू की वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को मजबूर करेंगे काम पर जाने के लिए? डेफिनेटली नॉट। और अगर हम पेरेंट्स के हेल्थ इश्यूज की बात करते हैं तो तब भी वो सारे पेरेंट्स तो हेल्थ इश्यूज नहीं हो सकते ना। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है? हमारा जो कॉज है वो इफेक्ट से रिलेट नहीं कर रहा। अगर हम कहते हैं हम कह लेते हैं पॉवर्टी, हम कह लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, तो फिर बात समझ आती है कि गुर्बत है, बेरोजगारी है, इसलिए पेरेंट्स मजबूर हैं कि वो अपने बच्चों को काम पर भेज रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पर काज और इफेक्ट एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपके कॉजेज और इफेक्ट्स आपके टॉपिक के हिसाब से सही है लेकिन आपस में रिलेट नहीं कर रहे, कॉज वन और कॉज टू, क्योंकि हमने कॉज वन और इफेक्ट वन को मिला के आगे जाके हमने एक पूरा पैराग्राफ बनाना है, फिर कॉज टू और इफेक्ट टू को मिला के एक और पैराग्राफ बनाना है, फिर कॉज थ्री और इफेक्ट थ्री को मिला के एक और पैराग्राफ बनाना है। अगर इनका आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा तो डेफिनेटली फिर आपका जो वो इलेबोरेशन होगी, आगे जाके आप जो चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हो वो ठीक नहीं होगी और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मैं आपको ये चीज समझाना चाह रही हूँ कि इसमें सिर्फ रट्टा नहीं है जरूरी। क्लास में बैठे हैं, क्लास टेस्ट कर रहे हैं, क्लास एक्टिविटी है, टेस्ट हो रहा है या आपका एग्जाम है, आपको मेंटली 100% अटेंटिव भी रहना होता है और आपको स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करके उसके अकॉर्डिंग जो है वो कंटेंट बिल्ड करना होता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस सारी चीज के लिए भी एग्जाम में आपको सोचने की जरूरत है या नहीं है? अब हमारे पास वही 2 घंटे हैं, उसमें हमने अपने 20 एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लेने हैं। एक प्रेसिस टाइपिंग का क्वेश्चन है, एक लैटरल टाइपिंग का क्वेश्चन है और एक ऐसे टाइपिंग का क्वेश्चन है। गेटिंग माय पॉइंट? और टाइम हमारे पास वही है। अब आपके पास प्रेशर डिफरेंट लेवल का होता है। लाइक पहली बात, आप एनुअल सिस्टम से आ गए हैं सेमेस्टर सिस्टम में। ये भी सेमेस्टर का ब्रेक हम कह लेते हैं। सेमेस्टर जो होते हैं यूनिवर्सिटीज में, मिनिमम जो आपका टाइम ड्यूरेशन होता है दैट इज 6 मंथ्स। यहाँ पर तकरीबन 3 महीने 4 महीने में आपको एग्जाम में अपेयर होना होता है, आप जितने भी पेपर्स उठा रहे हैं। एक तो आपका वो शिफ्ट हो गया। फिर आप समहाउ सिलेक्टिव स्टडीज के आदी होते हैं, यहाँ पर वो पॉसिबिलिटी नहीं है। कोई भी टीचर ये नहीं आपको श्योरिटी से कह सकता कि यहाँ से पेपर नहीं आएगा और यहाँ से आएगा। थर्ड थिंग इज, अभी तक जिस एजुकेशन फॉर्मेट को आप फॉलो करते आए हैं उसमें आपके पास 100% श्योरिटी थी कि आपके 12 चैप्टर्स हैं तो आपका पेपर इन्हीं 12 चैप्टर्स में से आना है। ऐसे ही है, अनसीन नहीं होता था मोस्ट ऑफ द टाइम। यहाँ पर यू आर नॉट श्योर अबाउट कि आपका एक क्वेश्चन भी अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट होगा। वैसे होता नहीं है ऐसा, आप परेशान नहीं होइएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका मिनिमम 50-60% आपका उसी में से आ रहा होता है जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं। डिस्कस से मुराद ये, हम ये नहीं कह सकते कि 100% बुक में से आ रहा होता है, लेकिन आई कैप अपना फॉर्मेट रिवाइज कर रहा होता है। लाइक जितने टॉपिक्स आई कैप ने न्यू दिए हैं, लाइक आपकी बुक में वो ऐसे के टॉपिक्स नहीं गिवन, वो लेटर्स के टॉपिक्स नहीं गिवन, लेकिन आई कैप का जो है वो रिपीटेडली नए नए टॉपिक देता रहता है। वो टॉपिक फिर हम क्या है नोट डाउन करते जाते हैं तो वो आपकी एक तरह की पास्ट असाइनमेंट बन जाती है। तो आपका 60 50 60% पेपर पास्ट असाइनमेंट में से आता है अगर आप उसको अंडरस्टैंड करो। बट अगेन वी आर नॉट श्योर कि आपका जो आपकी जो टर्न है एग्जाम की
उसमें आईकैप कोई नया क्वेश्चन ऐड नहीं करेगा, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। हमें ये तो श्योरिटी है कि कुछ चीजें रिपीट होंगी होंगी 50-60%, लेकिन हमें ये श्योरिटी नहीं है कि मैं ये नहीं आपको कह सकती कि आपका 30 नंबर का ऐसे का क्वेश्चन जो पास्ट पेपर की असाइनमेंट है उसी में से आना है, उसके अलावा भी आ सकता है। तो अगर आपको फॉर्मेट की अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप अच्छा लिख लेते हैं, आप स्पेलिंग्स मिस्टेक्स नहीं करते हैं, ग्रामर समहाउ आपकी ठीक है, तो आप वो क्लियर कर लोगे। और अगर ये सारे इश्यूज रहेंगे और अंडरस्टैंड नहीं करोगे चीजों को, जो असाइनमेंट गिवन होगी उसका रट्टा लगा लोगे, तो डेफिनेटली क्लियर नहीं होगा। समझ रहे हैं बात? और क्या था, हाँ, और फिर जो आखिरी बात होती है वो ये होती है कि एग्जाम प्रेशर होता ही होता है, सबको होता है, दैट इज कॉमन थिंग। और अब आप एक दफा अपेयर हो लेते हो एग्जाम में, दूसरी दफा, तीसरी दफा, फिर कैफ लेवल तक पहुंचते आगे आगे आपका समहाउ वो एग्जाम प्रेशर समहाउ कम हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट टाइम पे होता ही होता है। सो पर्पस ऑफ डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स इज that you will have different sort of complexities during exam। बहुत सारी चीजें फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, फॉर्मेट्स सारे न्यू है, एग्जाम पैटर्न न्यू है, वे ऑफ सॉल्विंग द एग्जाम दैट इज डिफरेंट, टाइपिंग बेस्ड है, सेमेस्टर सिस्टम, एनुअल सिस्टम से सेमेस्टर के भी ब्रेक में आप आ गए हैं, तो बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं। इन सारे चेंजेस के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करने के लिए अडेप्टेबिलिटी रिक्वायर्ड है। अगर आप अपना माइंडसेट चेंज करेंगे तो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। और अगर आप ये कहेंगे कि अभी तक तो ऐसे पढ़ते आए हैं और अब ये सारा कुछ ऐसे हो गया, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा, तो इसका मैं क्या करूं, ये हो गया वो हो गया, अगर इस चीज पे फोकस करेंगे तो इस चीज पे तो ये तो काम चलता रहेगा, लेकिन जो आपका पर्पस है, जो आपका मकसद है, जो आपके सब्जेक्ट्स है, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। आपको आइडिया है दुनिया में सबसे फ्लेक्सिबल मखलूक कौन सी है? Human। ह्यूमन बींग्स। इंसान दुनिया में सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल जो है मखलूक कह ले, मशीन कह ले, वट। हम लोग ही हैं जो इलीट क्लास में बहुत लग्जरियस लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, हम लोग ही हैं जो मिडिल क्लास में एडजस्टेड हैं, हैप्पी हैं, हम लोग ही हैं जो बिलो पावर्टी जो लाइन होती है उसमें भी गुजारा कर रहे हैं, हम लोग ये ह्यूमन बीइंग है जो एक्सट्रीम वेदर्स में फुटपाथ पे गुजारा कर रहे होते हैं, और हम लोग ही हैं जो फलस्तीन में, गाजा में अभी सर्वाइव कर रहे हैं, जहां पर आपके पास फूड नहीं है, शेल्टर नहीं है, आपके अपने आपके सामने किस हाल में है, क्या हो रहा है, बट स्टिल दे आर सर्वाइविंग, स्टिल दे आर सर्वाइविंग। अब ये शायद अल्लाह ना करे किसी पे कोई मुश्किल वक्त आए, यहाँ हम बैठे होते हैं, अगर खुदा ना खास्ता हम तो सब्र करें किसी अपने के जाने का, तो हमें लगने लगता है कि शायद अल्लाह ना करे, हम तो उसके बगैर गुजारा ही नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं है कि सिस्टम चले। बट द थिंग इज कि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि सब कुछ एडजस्ट हो सकता है। तो ये तो फिर बहुत माइनर सी चीजें हैं, अगर आप चाहें तो बहुत बड़ी अचीवमेंट्स आप हासिल कर सकते हैं, बहुत छोटी चीजें हैं। कंसिडर क्या करना है, कॉन्शियस रहना है, पॉइंट बाय पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप चीजों को आप अडेप्ट करते जाएंगे। इज दैट क्लियर? एक दफा मॉडल पेपर को देख लेते हैं, आपको क्वेश्चंस का आइडिया हो जाए, उसके बाद हम अपनी वोकेबलरी स्टार्ट करते हैं, राइट? अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कुछ डिस्कस करना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज। नो? ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से भी बेटा अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, आप कुछ डिस्कस करना चाह रहे हो, यू मे प्लीज। ओके जी, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके ग्रुप में भी मैं फॉरवर्ड कर दूंगी, वहां पर मजीद आप क्लियर वे में इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है आपके पास, जी, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। बिल्कुल इसी फॉर्मेट में, और इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स में आएगा और बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आएगा, ठीक है?
यहाँ पर बहुत शॉर्ट से पैराग्राफ्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 पैराग्राफ्स हैं यहाँ पर। क्या लगता है इसका वर्ड काउंट क्या होगा? सॉरी, 100। हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे सिस्टम पे तकरीबन एक लाइन में 20 वर्ड्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो फिर आप अपनी ये लाइंस काउंट करके उसको 20 से मल्टीप्लाई कर लो। लाइक 13 लाइंस हैं। 250 और 60 बहुत कम है, बहुत कम है। ठीक है, अब ये पैराग्राफ आपने रीड आउट कर लेना है, इसको अंडरस्टैंड करना है, और आपके पास सामने आ रहे हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट्स आ रही हैं। इसी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में से हर एक के 4 ऑप्शन गिवन है। जो ऑप्शन आपको ठीक लगता है आप उसको टिक करते जाओगे। टोटल आपके पास ये स्टेटमेंट्स आएंगी। ये हाँ, इन्होंने क्या दिया है, लेकिन ये टोटल ये आपके पास 10 स्टेटमेंट्स आएंगी। 2 मार्क्स फॉर ईच, तो 20 मार्क्स हमारे हो जाएंगे। अभी इसी क्वेश्चन के बी पार्ट की तरफ जाते हैं। जी, बी पार्ट में क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा। Write a précis of the following passage of about 95 to 100 words. Also suggest a suitable title for this passage. क्वेश्चन आप पहले भी शायद ये अटेम्प्ट कर चुके होंगे। पहली बात तो है, आपने यही वही वाला कॉम्प्रिहेंशन पैसेज इन्होंने दोबारा यहाँ पर लिखा हुआ है, और इन्होंने क्या कहा है, 2 बातें आपसे रिक्वायर्ड हैं। क्या क्या? एक तो आप इसका टाइटल लिखेंगे, दूसरा प्रेसी लिखेंगे। अब अगर आपको प्रेसी लिखने से पहले टाइटल समझ नहीं आ रही, लाइक इन्होंने नीचे टाइटल दिया हुआ है पहले और नीचे प्रेसी का बॉक्स है, तो अगर आपको पहले नहीं समझ आ रही, पहले आप अपनी प्रेसी कंप्लीट कर लें। प्रेसी कंप्लीट करने के बाद आप टाइटल लिख लें। बट टाइटल लिखना जरूरी है, दोनों के सेपरेट मार्क्स होंगे। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमें नहीं बताई जाती, बट मिनिमम मिनिमम 2 मार्क्स तो आपके टाइटल को जाते ही जाते हैं। सोच समझ के आप करेंगे। और टाइटल का जब हम डिस्कस करते हैं, तो टाइटल क्या होता है कि आपके पैसेज में जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा डिस्कशन होती है वही आपका टाइटल होता है। उसके आगे पीछे कोई वर्ड एडजस्ट करके आप अपना टाइटल बना लेते हैं। टाइटल्स भी आपका क्या है कि इस पूरे पैसेज का जो मेन क्रक्स है, जो पर्पस है, वो आपका टाइटल है। टाइटल हर एक का डिफरेंट हो सकता है, जैसे लेटर्स में सब्जेक्ट डिफरेंट होगा। मेन वर्डिंग तो वही, मेन बात तो वही होगी, वर्डिंग सबकी थोड़ी बहुत स्लाइड डिफरेंट हो सकती है। एनी हाउ, टाइटल लिखने के बाद ये आपको एक चीज नजर आ रही है, ये ये वाली चीज 0 आउट ऑफ 100 लिखा हुआ है। पहली बात तो ये जो नीचे इन्होंने बॉक्स दिया हुआ है जिसमें आपको लिखना है प्रेसी का, जब आप इसमें टाइप करना शुरू करेंगे, ठीक है, तो ये एक्सटेंड होता जाएगा। यहाँ पर आपके पास 3 लाइनें आती जा रही हैं, जैसे जैसे आप टाइप करते जाओगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ आंसर आपका ये बॉक्स एक्सटेंड होता जाएगा। दूसरी बात ये है, 0 आउट ऑफ 100 से मुराद ये है कि आपके, हाँ, जैसे जैसे आप टाइप करते जाओगे यहाँ पर आपके वर्ड्स ऐड होते जाएंगे। लाइक 10 हो गए हैं, 50 हो गए हैं, 80 हो गए हैं, 95 हो गए हैं, एंड पे आपके पास 100 आउट ऑफ 100 आ जाएगा। जब आप 100 को एक्सीड करोगे तो फिर आपका जो एक्स्ट्रा होगा वो रेड मार्क हाईलाइट हो जाएगा, और आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर रेड हाईलाइट नहीं भी होता फिर भी आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जाना है। हाँ, लाइक अगर आप 95 कर लेते हो, या आप सेंटेंस कंप्लीट करते हुए 105 तक चले जाते हो, दैट इज मैनेजेबल थिंग, लेकिन उससे ज्यादा नहीं करेंगे आप। और ये कितने मार्क्स का होगा? 10 मार्क्स का। 20 मार्क्स के एमसीक्यूज, 10 मार्क्स का, ये कितने हो गए हमारे पास? 30 मार्क्स। अब इसमें अच्छी बात यह है कि ये पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है एमसीक्यूज के लिए भी और प्रेसी के लिए। प्रेसी की सिर्फ रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप चीजों को अंडरस्टैंड करें, समझें और अपनी वर्डिंग में लिखें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है हम वही लेते हैं प्रेसी के लिए। इसमें थोड़े से क्लूज होते हैं, वो जब हम इस टॉपिक पे जाएंगे इंशाल्लाह वी विल डिस्कस। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आया हुआ है हमारे पास, थोड़ा सा ब्लर है, शायद आपको समझ आ रही है। आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग।
Here in this question, you do have the choice. Television programs are one of the major causes of violence in society. और दूसरा है, the grading system should not exist to judge a student's abilities. It is really an unfair way to analyze students' progress. दो आपके पास टॉपिक आ गए हैं, इनमें से आपने एक चूज करना है। बट इसमें क्या चीज है जो आपने देखनी है कि यहाँ पर आपके पास दोनों डिफरेंट कैटेगरीज है। एक्चुअल चॉइस हमारे पास तब एग्जिस्ट करती है कि हमारे पास कॉजेज या फिश बोन के दो टॉपिक होते, राइट? तो आपको फिर एफिनिटी तैयार करने की जरूरत नहीं थी। अब यहाँ पर हम फिश बोन और एफिनिटी दोनों प्रिपेयर करते हैं, क्यों? दोनों में से एक तो करना ही था। नहीं, मैं कह रही हूँ हम दोनों प्रिपेयर करेंगे। दोनों क्यों करेंगे? दोनों में डिफरेंट टॉपिक आएंगे, इस वजह से अगर एक टॉपिक हमारे सब्जेक्ट से जो हमने पढ़े हैं वो आए तो आसानी होगी। वेल डन, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चूंकि दोनों डिफरेंट कैटेगरीज हैं और इट माइट बी पॉसिबल कि हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमें लगता है कॉजेज इफेक्ट्स वाला जो फॉर्मेट है वो ज्यादा आसान है, हम इसको तैयार कर लें। लेकिन हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है वो ऐसी आ जाती है, नींद आ रही है, बोर हो रहे हो, दुखी हो, तो फ्रेश क्यों नहीं हो? नहीं लग रहे मुझे। हाँ, फुल फोकस है। ओके, गुड। मुझे लग रहा था जैसे बहुत दुखी हो या बहुत परेशान हो या बोर हो रहे हो। पक्की बात, बोरियत का भी हल होता है हमारे पास, जब बताओगे फिर बताएंगे सॉल्यूशन। ओके जी, सो इट माइट बी पॉसिबल कि हमें कॉजेज वाला फॉर्मेट आसान लगा, हमने इसके सारे सारे टॉपिक तैयार कर लिए, हमें एफिनिटी मुश्किल लग रहा है, हमने किया ही नहीं। एग्जाम में हमारे पास कॉजेज वाला जो फिश बोन वाला टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक आ जाता है कि उन्होंने स्टेटमेंट क्या लिखी है हमें वही नहीं समझ आ रही। समझ रहे? हमें स्टेटमेंट ही अगर नहीं समझ आ रही है तो, या जो वर्ड्स लिखे हुए हैं हमें उनके मीनिंग नहीं आते हैं, या फिर कोई नया टॉपिक आ गया उन टॉपिक्स में से नहीं है जो हमने पढ़ा हुआ था, तो फिर हमारे लिए समहाउ मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना। तो फिर इस सूरत में हमारे पास चॉइस होगी कि हम एफिनिटी पे मूव कर जाएं। इट माइट बी पॉसिबल कि एफिनिटी में ऐसा टॉपिक हो जो स्लाइटली आसान हो, जिसके बारे में हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन हो, ज्यादा कंटेंट हो, हम लिख सकते हो। सो दोनों टॉपिक्स प्रिपेयर करेंगे, लेकिन आपकी चॉइस होगी। जो आपको आसान लगेगा उसके 100% आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। जो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है उसमें बेशक आप थोड़ा सा मार्जिन रख सकते हैं। वैसे तो अच्छी बात यह है कि आप 100% प्रिपरेशन के साथ एग्जाम में जाएं। अगर आप सारा कर सकते हैं दैट्स वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई इशू होता है तो फिर हम इसको देख सकते हैं। एनी हाउ, एग्जाम में किस तरह से आएगा, बिल्कुल इसी तरह से आपके बॉक्सेस बने हुए हैं, सब कुछ बना हुआ है। सिर्फ आपने यहाँ पर क्लिक करना है बॉक्स के अंदर और आपने टाइप करना शुरू कर देना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन होगी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट से क्या मुराद होती है लाशारी? प्रॉब्लम स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए? अच्छा देखिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट से मुराद यही है कि आप अपने अपने वर्ड में अपने टॉपिक को बता रहे हैं कि आप क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं। वो अगर आप एक सेंटेंस भी कर लेते हो दैट इज मोर देन इनफ। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी आप में भी आप अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे हो, अपना जो भी मसला है उसको बता रहे हो कि ये हमारा टॉपिक है। फिर जो हमारा इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है वहां पर भी तो हमने इलेबोरेट करना है ना अपने टॉपिक को। सो यहाँ पर अपने ये जो हमारी स्टेटमेंट है यहाँ पर हम अपने सिर्फ पॉइंट्स लिखेंगे। ये जो 10 नंबर का पार्ट है यहाँ पर हम सिर्फ अपने पॉइंट्स लिखेंगे। जितनी उनकी डिटेल्स होंगी वो हम जाके ऐसे में करेंगे। समझ रहे? सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में सिंपल आपने अपना टॉपिक बता देना, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था चाइल्ड लेबर। अगर आपका टॉपिक है चाइल्ड लेबर इन पाकिस्तान या इम्पैक्ट्स ऑफ चाइल्ड लेबर इन पाकिस्तान, तो हम क्या लिख सकते हैं
that child labor is a critical issue in Pakistan. That's it. इतना आप कर लेते हो तो ये आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गई। अब कॉजेज और इफेक्ट्स इसी तरह से कॉज 1, 2 और 3 के बॉक्सेस होंगे, इफेक्ट 1, इफेक्ट 2, इफेक्ट 3 के बॉक्सेस होंगे। यहाँ पर इफेक्ट के बॉक्सेस गिवन नहीं है। हाँ, इसी तरह से इफेक्ट्स के भी बॉक्सेस होंगे और उसी में आपने लिखना होगा, और वो भी आप कोशिश करें कि आप 10 से 12 अल्फाज में अपना जो पॉइंट है वो लिख लेते हैं तो दैट इज इनफ। अगर आप एक वर्ड में भी कन्वे कर सकते हैं, आप लिख देते हैं पॉवर्टी, मीनिंग कन्वे हो रहा है, दैट्स फाइन। अगर आप 5 वर्ड्स में, 6 में, 8 में, 10 में, 12 वर्ड्स तक भी जाते हैं, दैट इज फाइन। इससे ज्यादा भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश करें, चूंकि हम पॉइंट्स लिख रहे हैं तो इतना बहुत है। अभी हम बहुत ज्यादा गहराई में इसको नहीं समझते, जब हम इन टॉपिक्स पर जाएंगे फिर देखेंगे। सिर्फ फॉर्मेट्स देख लें। इसी तरह से आपके पास ये नीचे जो है ये एफिनिटी का फॉर्मेट आ रहा है, यहाँ पर मेन आइडिया लिखा हुआ है। ऊपर देखें, यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट का वर्ड आ रहा है ऐसे ही, और नीचे यहाँ पर हमारे पास आ रहा है मेन आइडिया का वर्ड। तो जो फिश बोन होता है उसमें हम फिश बोन एनालिसिस का वर्ड आपने सुना होगा, हम कॉजेज इफेक्ट्स देखते हैं, और इसमें हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास कोई सोशल इशू आ रहा होता है, कोई सोशल प्रॉब्लम होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आपकी सोसाइटी में जो भी इश्यूज जो है प्रिवेल कर रहे हैं, वो चाइल्ड लेबर हो सकता है, वो रोड एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, वो आपके स्लीपिंग पैटर्न्स या स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, वो आपकी मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, वो आपके सोशल मीडिया से रेलेवेंट हो सकता है, कोई भी सोशल इशू जो इज्तिमाई तौर पर सब लोग फेस कर रहे हैं। यानी इंडिविजुअल टॉपिक्स हम इस पे डिस्कस नहीं करते हैं, जो कलेक्टिवली जो चीजें फेस की जा रही होती हैं वो इश्यूज इसमें आ जाते हैं। एफिनिटी में चूंकि हम सिर्फ और सिर्फ सोशल इश्यूज पे बात नहीं कर रहे हैं, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टॉपिक्स हमारे पास आ रहे होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम मेन आइडिया, आइडिया 1 और फिर सब आइडियाज की बात करते हैं। इसी तरह से गिवन होता है और आप बॉक्स में जाके टाइप करना स्टार्ट कर देते हैं। जी, ये आ गया आपका क्वेश्चन। बहुत आसान भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि दिस इज द ओनली क्वेश्चन जहां आपको रट्टा लगाना है। यू विल नीड रोट लर्निंग। 100% तो रट्टा नहीं है, जब तक हम वर्ड को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। कितने से लफ्ज हम रट्टा लगा सकते हैं जब तक हमें उन्हें यूटिलाइज करना ना आता हो, बट फिर भी यहाँ पर आपको याद करने की जरूरत होगी। ये वाला जो मॉडल पेपर है, चूंकि इनिशियल फेजेस पे आई कैप ने हमें दिया था, तो इसमें ये वाला क्वेश्चन कॉलम मैचिंग की फॉर्म में आया हुआ है। फॉर ईच वर्ड इन अ लिस्ट ए मैच द सिनोनिम्स फ्रॉम लिस्ट बी। 10 सिनोनिम्स हैं और 10 ही आपने क्या करना है, इसको वो करना है, मैच करना है। 2 मार्क्स फॉर ईच, 20 नंबर का आपके ये क्वेश्चन है। आजकल जो ये वाला क्वेश्चन जिस फॉर्मेट पे आता है वो ज्यादातर 95%, 98% आपका एमसीक्यूज बेस्ड ये क्वेश्चन आ रहा होता है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आपके पास थोड़ा सा ये होता है कि या तो सिर्फ सिनोनिम्स देंगे या एंटोनिम्स देंगे, या फिर दोनों हाफ हाफ दे देंगे। लेकिन जब एमसीक्यूज फॉर्म में आपका ये क्वेश्चन जाता है तो फिर क्या होता है, फिर चारों चीजें वो ऐड कर देते हैं थोड़ी थोड़ी, ईडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स। इट डिपेंड्स। मोस्ट ऑफ द टाइम जो कॉमन कल्चर है आई कैप में, उसमें सिनोनिम्स ज्यादा होते हैं, ईडियम्स कम होते हैं, एंटोनिम्स कम होते हैं, ईडियम्स उससे कम होते हैं, ये आपके फ्रेजल वर्ब्स उससे कम होते हैं। बट इट डिपेंड्स ऑन लक, किसी के ईडियम्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं, नहीं प्रिपेयर किए हुए होते, तो फिर पेपर मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम किसी चीज को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते, या हम ये नहीं कह सकते कि ईडियम्स जो है वो नहीं आते या कम मार्क्स के आते हैं, तो अब 4 नंबर के ईडियम के लिए क्या मैं इतने ईडियम रटूं? तो बेटा क्या पता आपके 10 के 10 ईडियम आ जाए या 8 के 8 ईडियम्स आ जाए, तो फिर 16 या 20 नंबर का पेपर अगर उधर चला गया फिर क्या करोगे? समझ रहे हो? अच्छा, पहली 2-3 क्लासेस में बच्चे बड़े शरीफ, बड़े इनोसेंट लग रहे होते हैं। आहिस्ता 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 आप लोगों की असलियत खुलती है। आई होप कि आप पूरा बैच ऐसे ही पूरा सेमेस्टर गुजारो। नहीं मुमकिन? तुम्हारी तो शक्ल से लग रहा है नहीं मुमकिन। हाँ, क्या नाम है? मुआज। मुआज क्यों नहीं मुमकिन? होता है इंसान, मजाक वगैरह भी होता है, मतलब जब ऐसे तो बोलो लेता बंदा अगर पढ़ते ही रहे सिर्फ। ऐसा ब्लैकमेलिंग वाला पॉइंट दिया है बच्चे ने, ऐसा तो बोर हो जाता है इंसान अगर सिर्फ पढ़ता ही रहे। बात तो सही है।
देखिए वो जमाने और होते थे कि हम डर की वजह से या प्रेशर की वजह से पढ़ते थे। रियल लर्निंग वही है जो आप अपने दिल से कर रहे हैं। आप अपनी मर्जी से अपने दिल से आके क्लास अटेंड कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आपकी रियल लर्निंग है। आपको फाइन पे किए जा रहे हैं क्लास में बैठने के लिए, आपको मजबूर किया जा रहा है, तो जैसे तैसे शायद बैठ भी जाओगे कि आपके पेरेंट्स को कॉल जा रही है और वो पूछते हैं कि हॉस्टल जाके तू क्या कर रहा है अगर तुमने क्लास नहीं लेनी एंड ऑल दैट अदर स्टफ। बट द थिंग इज, इफ यू वांट टू डू द रियल लर्निंग, रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, तो अपने दिल से आप लोग बैठेंगे, लर्न करेंगे, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जी, इस क्वेश्चन की समझ आ गई। 20 नंबर का क्वेश्चन है, क्या रह गया अब? मैम लेटर। लेटर कहाँ है? जी, ये आ गया हमारा लेटर राइटिंग का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, एनालाइज द फॉलोइंग लेटर, लिस्ट डाउन एनी 5 वीकनेसेस एंड रीड्राफ्ट इट, फॉर्मेट कैरीज मार्क्स। अब ये इस तरह से करते हैं आई कैप वाले, देखें। जब इनकी बुक आई थी ना आई कैप की, बुक में उन्होंने इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था, सिर्फ हमें फॉर्मेट बताए हैं कि लेटर को लिखने के ये वाले फॉर्मेट्स हैं, इतने पैराग्राफ बनाने, इस फॉर्मेट के हिसाब से लेटर लिखना है। लेकिन ये नहीं बताया था कि इस तरह से लेटर आ सकता है। अब जिस बच्चे ने एक्यूरेट फॉर्मेट के जरिए से लेटर जो है वो टाइप करना अंडरस्टैंड कर लिया है, उसको अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है जहां फॉर्मेट में मिस्टेक्स हैं, हर चीज ऊपर नीचे कर दी गई है, डेट गलत तरीके से लिख दी गई है, सब्जेक्ट बीच में से उन्होंने मिस कर दिया है, जो आपकी पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो रॉन्ग लगा दिए हैं, तो अगर तो आपने अंडरस्टैंड किया हुआ है फॉर्मेट, तो आप गलतियां निकाल लेंगे या नहीं निकाल पाएंगे? निकाल लेंगे। और अगर आप रट्टा लगाया हुआ है कि ये 20 स्टेटमेंट्स हैं और 20 स्टेटमेंट में ये वाली आ गई तो मैंने ये लिखना है, ये आ गई तो मैंने ये लिखना है, तो वहां पर जब इस तरह का थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अब मैं क्या करूं। सो मेंटली आपने हर तरह से प्रिपेयर रहना होता है कि आपके पास जो चीज, जो कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन किसी तरह से भी आ सकता है। एनी हाउ ये वाला भी क्वेश्चन आता होता है एग्जाम में, लाइक अगर 5 बच्चों का एग्जाम हो रहा है तो उसमें से ये 6 बच्चों का एग्जाम फॉर एग्जाम्पल हो रहा है, तो 2 बच्चों की आ जाएगी लेटर राइटिंग, सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा। 3 का लेटर राइटिंग का क्वेश्चन आ जाएगा, एक का मेमो राइटिंग का क्वेश्चन आ जाएगा, एक का सर्कुलर का आ जाएगा और एक का मेक करेक्शंस का आ जाएगा। चीजें सेम ही है, मिलती जुलती हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी, कोई मुश्किल नहीं है। शुरू में जब हम सारी चीजें इकट्ठी कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली इट सीम्स अ बिट डिफिकल्ट, लेकिन जब स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को करेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। एनी हाउ यहाँ पर आपसे जो इस लेटर में 20 मार्क्स हैं और वो कह रहे हैं कि फॉर्मेट कैरीज मार्क्स। एक और बात जो आई कैप की तरफ से है, फॉर्मेट कैरीज मार्क्स का मतलब ये है कि अगर आप फॉर्मेट सिर्फ लिख देते हो और बॉडी पैराग्राफ्स नहीं लिखते हो तो आपको फॉर्मेट के मार्क्स भी नहीं मिलते, और अगर आप सिर्फ बॉडी पैराग्राफ्स लिख देते हो और फॉर्मेट नहीं लिखते हो तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो दोनों चीजों का अटेम्प्ट करना जरूरी है। यहाँ पर इस लेटर में आपसे 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या है weaknesses और बेटा? आपका नाम? पूरा खुरम के अलावा क्यों नहीं कोई बात कर रहा? गर्ल्स में से भी कोई नहीं पार्टिसिपेट कर रहा, बॉयज में से भी? हम एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, कोई ऐसी नई चीज तो अभी तक मैंने नहीं बताई जो आपको पता ना हो। जनरल डिस्कशन हो रही है ना, तो बस आपने मुझे क्वेश्चन में से पढ़ के बताना है कि क्या रिक्वायरमेंट्स है। कौन बता रहा है खुरम के अलावा? फाइव वीकनेस लिखनी है उसकी और उसको रीड ड्राफ्ट। वेरी नाइस। इकरा नूर किसका नो बता रही हो? अच्छा जी, 2 ही बातें उन्होंने कही है। पहली बात है लिस्ट डाउन एनी 5 वीकनेसेस और दूसरा कहा है रीड्राफ्ट। रीड्राफ्टिंग से क्या मुराद है? तो दोबारा सही करके लिखो। वेरी नाइस। फिर से खुरम बोल रहे हैं। हाँ भाई, बन्नू वाले भाई क्या नाम है?
सिनान सन, सिनान। सिनान, सिनान के क्या माने? तो अगर ये सिर्फ सही के साथ आ जाए तो उसको ये चीज को कहते हैं, और अगर ये सिंह के साथ आ जाए तो ये से के साथ आए तो क्या होगा? दान दान दांत। ठीक है। ठीक है। और जब ये सिंह के साथ आ जाए तो ये जो एडवांस लोग होते हैं उसको सिंह। आप से के साथ तो या सीन के साथ? सिंह के सीन के साथ। किसने रखा ये नाम? क्या पर्पज है ये नाम रखने का? जिसने रखा होगा उसको पता है। वैसे पूछना तो सही। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि हमें मतलब नहीं पता होते, हमें जो सुनने में अच्छा लग रहा होता है या बोलने में अच्छा लग रहा होता है हम वो भी नाम रख देते हैं। एनी हाउ, तो जी टाइम ओवर हो गया। हमारी क्लास 10 से 11 बजे तक थी ना? 10:15 से है हमारी क्लास। ओह माय गॉड, तो मुझे जो बताया गया है, मुझे बताया गया है 10 से 11 बजे का टाइम। अच्छा, आपके उसमें है टाइम टेबल में 10:15 से 11:15? 10 से 11 नहीं, तक, उससे लेकिन तो वो 10 से शुरू 11 करवाते हैं 9:15 से शुरू करवाते हैं 10:15 तक। अच्छा अच्छा अच्छा, ये गैर कानूनी काम है, बात है ये जो आप बता रहे हैं, ठीक है, कागजात में नहीं है, चलो सही। तो जी क्वेश्चन नंबर 4 में हमने 5 वीकनेसेस बता देनी है। 5 वीकनेसेस से मुराद इसमें जो खामियां हैं, जो खराबियां हैं, जो एरर्स आ रहे हैं, इसमें अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो ज्यादा अच्छी बात ये होती है कि हम अपने फॉर्मेट को देखें। फॉर्मेट में जो जो मिस्टेक्स आ रही हैं हम पहले उनको हाईलाइट कर लें, और रीड्राफ्टिंग में क्या होता है कि इसी को हमने दोबारा से ठीक करके लिखना होता है। इसके लिए हमारे पास सेपरेटली, इस तरह के लेटर के लिए हमारे पास सेपरेटली कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट नहीं होती है, बल्कि हम क्या करते हैं, इसी पूरा जो रिटन फॉर्म में हमारे पास पैराग्राफ होता है उसको हम एनालाइज करते हैं, और फिर हम, जैसे इन्होंने बिकॉज से शुरू किया हुआ है, कभी भी बिकॉज से हम स्टेटमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। फिर इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ अप्रोप्रिएट नहीं है, इंट्रोडक्शन में हम हमेशा कहते हैं होप यू आर डूइंग वेल, द पर्पस ऑफ राइटिंग दिस लेटर इज, फिर आप कंटिन्यू करते हैं, वो चीज मिसिंग है तो आप वो इसमें ऐड कर लोगे। कंक्लूजन हमारे पास थर्ड पैराग्राफ होता है, वो यहाँ पर मिसिंग है, वो हम कर लेंगे। तो ये चीजें हैं, फ्यूचर में आप इसको देख लेंगे। मॉडल पैराग्राफ देख लिया, सॉरी मॉडल जो है पेपर देख लिया, सबको समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन हो किसी को? क्लियर है सब? चलो, चल जा भाई, अब हम क्या कर ले, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बुक्स हैं आपके पास? अच्छा, जहां तक बुक का ताल्लुक है, आ, ये उकाशा, आपने पूरा लेक्चर अटेंड किया या एंड पे आए हैं? क्योंकि आज तो हमने सिर्फ यही बात डिस्कस की है ना, पेपर कैसे होता है और कहाँ पर होता है। तो उकाशा का कोई जवाब दे दे क्वेश्चन का। हाँ या ना? ओके जी, कंप्यूटर बेस ही होता है उकाशा। पुल से क्या मुराद है? मतलब पूरा पेपर। पूरा पेपर कंप्यूटर बेस होता है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। आ, अच्छा, बुक्स के बारे में आपको मैंने ये बताना था कि जो BWCS का की मेन प्रैक्टिस है, बुक में से बहुत कम कंटेंट है। मतलब ये है कि लाइक हमने सिर्फ फॉर्मेट्स लेने होते हैं बुक में से, बाकी चीजें तो हम ज्यादा पास्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं। और जो फॉर्मेट्स भी हैं अब हम आपको खुद से ही लिखवा रहे होते हैं, क्योंकि जो शुरू में बुक पे फॉर्मेट्स दिए गए थे उसमें कुछ थोड़े बहुत स्लाइड चेंजेस आ गए हैं कुछ चीजों में। तो लेकिन हम बुक से करेंगे। वोकैब का पेज नंबर हमारा होता है 79 to 92 और समथिंग कुछ ऐसे है, वो हम बुक से करते होते हैं। वोकैबलरी का कुछ पोर्शन है, तो यानी थोड़ी बहुत चीजें हैं जो बुक से होनी है, बाकी सारी आपकी ये असाइनमेंट्स वगैरह से होनी है। तो अगर आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं तो विदाउट बुक भी आप मैनेज कर सकते हैं, अगर आप सॉफ्ट से पढ़ सकते हैं।
और अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो बुक बाय कर लें, बट अगेन बुक में से ज्यादा काम जो है वो बुक में से मैं आपको नहीं करवाऊंगी। पूरी बुक में से चंद एक पेजेस हैं जो बुक से करने वाले हैं, बाकी सारा असाइनमेंट बेस्ड काम है जो मैं आपको फॉरवर्ड करूंगी, वहीं से आप करेंगे या फिर आप खुद प्रिपेयर करके आएंगे। सो फ्रॉम माय साइड इट्स नॉट कंपल्सरी टू बाय द बुक्स, इवन यू डू हैव इन द सॉफ्ट फॉर्म, आपके मोबाइल फोन में होगी बुक आपके ग्रुप में, तो आप वहां से काम कर सकते हैं। अब आप आ जाएं अपने पेज नंबर 79 पे अपनी बुक्स के। जी, सॉरी, इट्स पेज नंबर, यस, 79। सिनोनिम्स क्या चीज है जी? सॉरी, डिफरेंट वर्ड सेम मीनिंग। गर्ल्स में से कोई बता दे, डेफिनेशन आपके सामने आ रही है। अच्छा देखिए, आई नो डेफिनेशन भी आपके सामने लिखी हुई है, एंड आई नो इट वेरी वेल कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं सबको ही पता है सिनोनिम्स क्या होते हैं। अगर किसी को नहीं भी पता तो आपको स्क्रीन पे डेफिनेशन नजर आ रही है, पढ़ के आपको समझ आ गई होगी। आपसे बार बार पूछने का मकसद ये है, आप क्लास में पार्टिसिपेशन स्टार्ट करें अपनी। जितना आप क्लास में बोलते हैं, एक तो आप में कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट होता है, आप में क्वेश्चन करने की करेज आती है, अगर आप कुछ नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे तो आप पूछते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आप सीखते हैं वो ये है कि अगर आप कुछ गलत बोल देते हैं तो आप में ये चीज आती है कि आपने उसको कोप कैसे करना है, उसको मैनेज कैसे करना है। हम पूरी लाइफ सिर्फ इस डर की वजह से क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो क्या होगा। बीइंग ह्यूमन बीइंग, नोबडी इज परफेक्ट, ऐसा ही है। तो क्वेश्चन करना अच्छी बात है, गलत कर दें सही कर दें डजेंट मैटर एट ऑल। क्लासेस में इट्स लाइक जस्ट डिस्कशन इन्वायरमेंट होता है जिसमें गलत भी चीजें हो सकती हैं, ठीक भी हो सकती हैं। पार्टिसिपेट आप सब करेंगे जी। सिनोनिम्स, अब जैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोई वो वर्ड्स या फ्रेजेस जिनके मीनिंग सेम होते हैं लेकिन वर्ड्स डिफरेंट होते हैं वो सिनोनिम्स कहलाते हैं। अब देखिए, अगर हम इंग्लिश डिक्शनरी की बात करते हैं या वैसे मीनिंग की बात करते हैं तो तकरीबन 25 से 26 अल्फाज ऐसे होते हैं जो एक वर्ड के मीनिंग या एक वर्ड के सिनोनिम में आ रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें डिफरेंट सिनेरियो, कोई टेक्स्ट के कंटेक्चुअल मीनिंग में आ रहा होगा, कोई लिटरल मीनिंग में आ रहा होता, तो कंटेक्स्ट के हिसाब से हम यूज करते हैं। फर्स्ट वर्ड क्या है जी? अबंडन। लीव मतलब छोड़ देना, तन्हा, अकेला, उस सेंस में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जी। डेजर्ट है, डिजर्ट है? डेजर्ट, डिजर्ट और डेजर्ट में डिफरेंस क्या है? डेजर्ट जगह और एक सहरा। नहीं, रिटर्न में दोनों सेम आते हैं या कोई डिफरेंस होता है? मरियम फातिमा बता रही है, DESERT डेजर्ट जो है वो सहरा वाला होता है, और DESSERT जो डिजर्ट होता है वो मीठा होता है। तो इसमें एक एस का डिफरेंस आ जाता है, डिजर्ट में डबल एस आता है और डेजर्ट में
एक सिंगल एस आता है, तो छोटी छोटी सी चीजें आप याद रखेंगे। गुड मरियम। अब यहाँ पर अबंडन हमने कहा था लीव, छोड़ देना, अकेला तन्हा, उस सेंस में आ रहा है, तो फिर अबंडन का डेजर्ट कैसे आएगा? सॉरी, बिल्कुल। जब हम डेजर्ट को देखते हैं तो वहां पर भी तन्हाई, लोनलीनेस, वीरानगी, इस चीज का एहसास होता है, तो इसलिए हम इसको सेम मीनिंग में यूज कर रहे हैं। अच्छा, इनमें वर्ड्स की मीनिंग को याद रखने के लिए आप कोई ना कोई रिलेशन इनका आपस में बनाएंगे, जैसे अभी हमने बनाया, ताकि आपको ये वर्ड्स याद रहे, आपको रट्टा ना लगाना पड़े। नेक्स्ट इज अबाउट अबाउट, अप्रोक्सीमेटली, तकरीबन। नेक्स्ट अब्रॉड अब्रॉड, ओवरसीज मतलब बाहर बाहर बाहर, बैरून मुल्क, ठीक हो गया। नेक्स्ट अवे एब्सेंट अवे कैसे हो गया? मतलब वो इस जगह पे प्रेजेंट नहीं है, जो गैर हाजिर है, मतलब यहाँ से वो दूर है। दूर है। गुड। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट समरी, ठीक हो गया। खुलासा कहते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट अबंडेंट प्लेंटीफुल प्लेंटीफुल, तादाद में ज्यादा होंगे। तादाद में ज्यादा होना, ठीक है। नेक्स्ट अचीव अचीव, ठीक है। अचीव हो गया, हासिल करना, अकम्प्लिश होता है, पा लेना, मुकम्मल कर लेना, हासिल कर लेना, तो समहाउ सेम है। नेक्स्ट अकम्युलेट, बिल्डअप। अकम्युलेट का मतलब क्या होता है? और बिल्डअप तो कैसे हम सिनोनिम कर सकते हैं? आमिर भी एक चीज को दूसरी चीज को रख के होता है। गुड। लाइक हम अगर ब्रिक्स की एग्जांपल लेते हैं, कोई चीज आप बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डअप कर रहे हैं, तो आपके पास अकोमुलेशन होगी तो आप बिल्डअप भी कर पाओगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट यूज अक्यूज्ड, ब्लेम मतलब दोषी, किसी पे एग्जाम लगाना। इल्जाम लगाया, ठीक है। सेकंड फॉर्म में अक्यूज्ड है तो इल्जाम लगाया आ जाएगा। नेक्स्ट अकम्प्लिश, सेम आ रहा है। नेक्स्ट बिहेव बिहेव, अमल करना। नेक्स्ट एडिशनल एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, इजाफी। नेक्स्ट एडहेयर स्टिक स्टिक, चिपकना। यस ओके। नेक्स्ट एज मैनेज, एडमिनिस्टर या मैनेज से मुराद क्या हो गया? किसी चीज को मैनेज करना, इंतजाम करना, हैंडल करना, उस सेंस में आएगा। नेक्स्ट एडमिट कंसेंट क्या मतलब है? तस्लीम करना। तस्लीम करना, मान लेना, ठीक है। नेक्स्ट जी, फायदा नेकी हो सकता है, कैसे? नेकी करोगे तो फायदा होगा हाँ, नेकी फायदा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अफेक्ट इम्पैक्ट ओके। नेक्स्ट अफेक्शन लव जी, अफेक्शन और लव। अफेक्शन क्या है? तो अफेक्शन को लव कह सकते हैं? यस, बिल्कुल कह सकते हैं। a daughter's affection for his sorry, or we can say a father's affection for her daughter, that is also love, or a daughter's affection for her father, that is also love। ठीक है। नेक्स्ट ये मजे की बात है, फ्लुएंट प्रॉस्पेरस, ये क्या है? कौन मालदार है? एफ्लुएंट मालदार हो गया, और प्रॉस्पेरस खुशमंदी खुशहाल, तो क्या बना? जो जो बन्नू वाले भाई, जो मालदार जो मालदार होगा वो खुशहाल होगा खुशहाल होगा। एग्री करते हैं यस समहाउ। नेक्स्ट आफ्टर लेटर ठीक है, बाद में, उसके अलावा। convenient अच्छा, कल के लिए एज टाइम इज ओवर, तो कल के लिए आप सिर्फ ना ये वाली एक लाइन, बल्कि नहीं, आप पूरा पेज पढ़ के लेकर आए, और हम इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे, जो चीज समझ नहीं आई होगी आपको। जो चीजें मैंने कही थी आप करके आए। अब कैसे करेंगे हम? मैं बस एक डिवाइस करूँ आप लेक्चर अच्छा, इसमें ये हो सकता है हरिस। ओके जी, अल्लाह हाफिज ऑनलाइन स्टूडेंट्स इज वेल, टेक केयर, जज़ाकल्लाह मरियम।